नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद वीके पर, जहां मैं लेकर आता हूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला बैंगनी, दूसरा नीला, तीसरा लाल, चौथा पीला। तो जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाल। प्रकाश के लाल रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है, जिसके कारण किसी लेंस के लिए इसकी फोकस दूरी अधिकतम होगी। क्योंकि बात यहाँ तरंगदैर्ध्य की हो रही है, तो तरंगदैर्ध्य कहते किसे हैं? तो जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है, तो एक दोलन या कंपन होने में जितनी दूरी कण तय करता है, उसी दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अगर किसी तरंग का हम ग्राफ बनाते हैं, तो एक्स और वाई एक्सिस पर इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जहाँ से यह तरंग अपने आप को दोबारा पुनरावृत्ति या रिपीट कर रही है। तो जैसे कि हमारा ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट अगर इसे मान लें और एक पॉइंट इसे मान लें, तो ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ से तरंग शुरू हुई और यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गई और फिर यहाँ से ये शुरू होगी। ठीक, ऐसे ही ये आगे चल कर भी अगर इसको बढ़ाते जाएँ, तो ऐसे ही ये क्या होगी, तरंग यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर इस पॉइंट पर फिर से अपने आप को ये दोहराने लगेगी। तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो इसका एंड पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इसे ही तरंग दैर्ध्य कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे। और तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित किसे करते हैं? तो लैम्ब्डा से इसे प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला सदैव वास्तविक, दूसरा सदैव आभासी, तीसरा सदैव उल्टा, चौथा सदैव वस्तु से बड़ा। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सदैव आभासी। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। अवतल लेंस की दोनों सतहें अंदर की ओर दबी होती हैं। कहने का मतलब कि अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। अब अवतल लेंस से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जो कि इसके प्रयोग से संबंधित होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो सबसे पहला प्रयोग इसका किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण में। किसके निवारण में? निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है? तो इस दोष में किसी व्यक्ति को नज़दीक की चीज़ें तो साफ-साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। अगर हम इसका दूसरे प्रयोग को देखें, तो इसका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। वाहन के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके अन्य प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग स्ट्रीट लैंप में भी किया जाता है। स्ट्रीट लैंप में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग मोतियाबिंद मोतिया मोतियाबिंद रोग निवारण में भी किया जाता है। मोतियाबिंद रोग निवारण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे में भी किया जाता है। दाढ़ी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए कुछ प्रयोग अवतल लेंस के, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है, तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला आवृत्ति, दूसरा वेग, तीसरा तरंग दैर्ध्य, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है, तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है।
जबकि वेग परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से तरंगदैर्ध्य भी परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? हमारे ऑप्शंस हैं, प्रकाश के अपवर्तन से, दूसरा प्रकाश के ध्रुवण से, तीसरा प्रकाश के विवर्तन से, चौथा प्रकाश के प्रकीर्णन से। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन से। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। क्योंकि अब यहाँ बात हम प्रकाश के प्रकीर्णन की कर रहे हैं, तो ये होता क्या है? तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है या फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं और यही घटना स्वच्छ आकाश को नीला दिखाई देने का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 2 गुना हो जाएगा, दूसरा 4 गुना हो जाएगा, तीसरा आधा हो जाएगा या चौथा चौथाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर कर निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो दो कणों के बीच पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं और इसकी वजह से उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण बल को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो कैपिटल एफ से इसे प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि यहाँ बात हो रही है दो पिंडों के द्रव्यमान आधा करने की, तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाएगा इसके लिए जी इंटू m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर जो F है ये गुरुत्वाकर्षण बल को प्रदर्शित कर रहा है, कैपिटल G जो है ये गुरुत्वीय नियतांक को प्रदर्शित कर रहा है और m1 m2 जो है ये दो पिंडों के द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है और R जो है ये दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, यानी कि हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा G 1/2 m1 इंटू 1/2 m2 अपान आर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो F बराबर हो जाएगा G इंटू 1/4 m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट में G इंटू m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो शुरू में हमारा फॉर्मूला था और अब जो फॉर्मूला निकला है वो क्या हो गया है, अपने का 1/4 निकला है। ठीक, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथाई। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो चौथाई हो जाएगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान होगा कितना होगा? ऑप्शन है, पहला 12 किलोग्राम, दूसरा 72 किलोग्राम, तीसरा 120 किलोग्राम या चौथा 432 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन में स्मॉल जी के बारे में बात किया गया है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात किया गया है। इसके बारे में गुरुत्वीय त्वरण जो कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 1/6 होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलने पर भार में परिवर्तन होता है और इस क्वेश्चन में बात हो रही है द्रव्यमान की। ठीक, तो जी का मान बदलने पर यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलने पर केवल उसके भार में परिवर्तन होता है, जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 72 किलोग्राम, क्योंकि चंद्रमा पर व्यक्ति का भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसे रखा जाए। ऑप्शन है, उत्तरी ध्रुव पर, दूसरा दक्षिणी ध्रुव पर, तीसरा विषुवत रेखा पर, चौथा पृथ्वी के केंद्र पर।
तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी के तल से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान कम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान शून्य हो जाता है। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होगा, जो कि निम्नतम है। अगला क्वेश्चन है, उष्मीय ऊर्जा का चालन होता है। किसमें होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला केवल ठोसों में, दूसरा केवल द्रवों में, तीसरा केवल गैसों में, या चौथा उपयुक्त सभी में। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। उष्मीय ऊर्जा का चालन ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ का एक अणु गर्म होता है और अपनी ऊष्मा बगल वाले अणु को स्थानांतरित कर देता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उस पदार्थ के सारे अणु समान रूप से गर्म नहीं हो जाते, और यही प्रक्रिया ऊष्मीय ऊर्जा का चालन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला डायनामो, दूसरा माइक्रोफोन, तीसरा विद्युत मोटर, या चौथा बैटरी। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डायनामो। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनामो का प्रयोग किया जाता है, जबकि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। डायनामो की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। और किस सन में किया था? सन 1831 में किया था। और डायनामो जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला परावैंगनी किरणें, दूसरा रेडियो तरंगे, तीसरा एक्स किरणें, और चौथा पराश्रव्य तरंगे। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पराश्रव्य तरंगे। यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यह क्या है? तो ये ध्वनि तरंग है। क्या है ये ध्वनि तरंग है। और बाकी के तीनों ऑप्शन, परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे और एक्स किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्वनि तरंगों में क्या अंतर है? आइए इसे जानते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और जो निर्वात में भी संचरण कर सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक। और जबकि ध्वनि तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, इसे कोई न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस, ध्वनि तीनों में संचरण कर सकती है। अब पराश्रव्य तरंगे कहते किसे हैं? तो 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसे सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? हमारे ऑप्शन हैं, पहला गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा प्लस उष्मीय ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, या चौथा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं? तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो बंदूक से निकली हुई गोली, चलती हुई रेल और घूमते हुए लट्टू में गतिज ऊर्जा होती है। वायु की गतिज ऊर्जा की वजह से पवन चक्की चलते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं?
तो किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है। इसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा और कमानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला शरीर में भोजन का पचना, दूसरा दूध का दही बनना, तीसरा जल का जलवाष्प में परिवर्तन और चौथा लोहे में जंग लगना। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व की अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता या प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि दूध का दही बनना, जिसे दूध है, दूध से दही बन जाता है, तो वापस दही से उसे दूध नहीं बना सकते, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि जल का जलवाष्प परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जलवाष्प पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। अगर दाब 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी कितनी होगी? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 166 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा 332 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा 664 मीटर प्रति सेकंड या चौथा 1328 मीटर प्रति सेकंड। तो चूंकि यहाँ पर दाब बढ़ाने की बात कर रहा है, तो दाब परिवर्तन से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब को 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कितना भी बढ़ा दिया जाए, ध्वनि की अगर चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वह 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय बल रेखाएं, ऑप्शन है, उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। दूसरा, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के निकट एक दूसरे को काटती हैं। तीसरा, चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। या चौथा, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यह इन रेखाओं का अभिष्ट गुण है कि यह दोनों एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं करती हैं और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई क्या होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला न्यूटन, दूसरा जूल, तीसरा वाट और चौथा पास्कल। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वाट। शक्ति की इकाई वाट होती है, जबकि न्यूटन बल की इकाई होती है, जूल ऊर्जा की इकाई होती है और पास्कल दाब की इकाई होती है। तो ये थे आज के भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।